अस्सलाम वालेकुम। खारा दिल नावल की एपिसोड 15 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नावल। एक झटके से गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। सहर खान जल्दी से नीचे उतरता है और बैक साइड का दरवाज़ा खोलता है। शहरयार अफंदी हूर को गोद में उठाए हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और तेज़ तेज़ कदमों से भागने की तरह हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। वो जैसे ही अस्पताल के अंदर कदम रखता है ज़ोर ज़ोर से डॉक्टरों को आवाज़ देने लगा, डॉक्टर डॉक्टर कोई है। लेकिन शायद सब अपने कामों में बिजी थे, किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो ना दी। जब वो एक दहाड़ के साथ बोला, कहाँ मर गए आज सारे के सारे हॉस्पिटल वाले? एक डॉक्टर जल्दी से इनकी जानिब आता है। शहरयार अफंदी को अफंदी इंडस्ट्रीज़ के मालिक आरम अफंदी के बेटे को देखकर वो एक पल में गड़बड़ा सा गया था। दो लड़के जल्दी से स्टेजर लाते हैं और वो इसको लेटाकर डॉक्टर इनको आईसीयू में ले जाने का बोलता है। शहरयार खाली नज़रों से दूर जाती होर को देख रहा था। डॉक्टर, अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। शहरयार दोनों हाथों से डॉक्टर के गिरेबान को पकड़े गुस्से से बोला। साहब डॉक्टर को शहरयार से ज़्यादा करवाता है और इससे माजरत करते हुए शहरयार को लेकर सामने पड़े बेंच पर बैठ गया। And the other was net and should have been kind of up and down low. I don't know anything. I have a cancer now for parents. I mean, I'm sure it's coming. Up and big. And I had a little bit of it. I'm here that are favorable. And I feel part in the ticket. But then we're tapping it. Ordering the pizza. क्या हो गया है शहरी तुम्हें? तुम क्यों बुफला गए हो? कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम नहीं जानते साहर मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो गया है। वो लड़की जिससे कभी मुझे चिढ़ हुआ करती थी, आस्ता आस्ता न जाने कब वो मेरे दिल के करीब होती चली गई। लेकिन अब इसको इस हालत में देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी मेरे ही हाथों से रेत की मानद फिसलती जा रही है। हर गुजरता मिनट मुझे हूर से दूर लेता जा रहा है। तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी लड़की को अपने दिल के करीब नहीं आने दिया, क्योंकि मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ मुझसे छिन जाती है। पहले मेरी माँ और अब हूर, इसलिए मैंने कभी किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन ये लड़की ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आ गई है, इसको मैं खो नहीं सकता। शहरयार अफंदी बेबसी से हाथों में सर गिराए वहीं बेंच पर डहस आ गया। सहर को अपने दोस्त की हालत पर तरस आ रहा था। वो इसके कंधे पर थपकी देते हुए बोलता है, यार अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम नाउमीद नहीं हो। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है और जो बंदे इसकी आजमाइश पर पूरा उतरते हैं वो इनको इनाम से ज़रूर नवाजता है। और तुम पर भी तो ये आजमाइश है, इंशाल्लाह तुम इसको पार कर जाओगे इंशाल्लाह। साहर ने आरम अफंदी को भी फ़ोन करके हूर के मिल जाने की इतला दे दी थी। आरम अफंदी को भी सुकून आ गया था। अब मसला था हूर के घर वालों को हूर के बारे में बताने का, लेकिन शहरयार के पास ना हूर के घर का एड्रेस था ना ही फ़ोन नंबर। तो इनको इतला कैसे देता? इससे भी परेशानी हो रही थी कि इसके घर वाले ना जाने किस हाल में होंगे। लेकिन ये शायद इत्तेफाक ही था या कुदरत का ही फैसला कि जिस हॉस्पिटल में हूर को लाया गया था इसी हॉस्पिटल में इफ्तिखार अजमल भी एडमिट थे, लेकिन अभी इनका आमना सामना नहीं हुआ था। वो दोनों वही परेशानी से बैठे हुए डॉक्टर्स कब से अंदर हूर का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अभी तक हूर के बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही थी। अभी भी शहरयार आईसीयू के सामने अभी भी शहरयार आईसीयू के दरवाजे सामने बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब साहर बोलता है, यार मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ। शहरयार हाँ में सर हिलाता है और साहर बाहर नाश्ता लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया।
शहरयार आईसीयू के सामने दरवाजे के सामने जाता है। वो एक नज़र अंदर डालता है तो अंदर मशीनों में जकड़ी हूर, जिस पर डॉक्टर झुके हुए थे, वो मुसलसल अपना काम करते जा रहे थे। हूर की ब्लीडिंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी पेशानी से खून उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। शहरयार से हूर की हालत देखी नहीं गई। वो वहीं से अपने कदम पीछे लेने लगा। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, अचानक से इसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है। सामने ही एक लड़की, जिसके हाथ में दवाइयों वाला शापर था, वो नीचे गिर जाता है और कुछ दवाइयाँ जो शायद कांच की शीशियाँ थी, वहीं गिरते ही टूट गई। लड़की शायद जल्दी में थी, देख कर नहीं चल सकते, इतना मेरा नुकसान कर दिया है। पहले इतनी मुश्किल से दवाइयाँ मुझे मिली थी। वो बिना शहरयार की तरफ देखे बोलने लगी। शहरयार ने इरम को देखा तो उसको अचानक से उस दिन मॉल में वो लड़की याद आ गई जो हूर से बातें करती जा रही थी। आप हूर की दोस्त है ना? हूर का नाम सुनते ही झट से इरम सर उड़ाकर शहरयार की तरफ देखती है। बाल बिखरे हुए, आंखें रात भर जागने की वजह से सुरख हुई पड़ी थी। सफ़ेद शर्ट जो इस वक्त जगह जगह से खून से लाल हुई पड़ी थी, चेहरा परेशान सा। इरम एक नज़र इसका भरपूर जायज़ा लेती है और फिर बोलती है, आप कैसे हूर को जानते हैं? मैंने आपसे पूछा, आप हूर की दोस्त हैं? शहरयार ने एक बार फिर कन्फर्म करना चाहा। हाँ, मैं हूर की दोस्त इरम हूँ, लेकिन आप हूर को कैसे जानते हैं? और यहीं सामने आईसीयू में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शहरयार थके थके से लहजे में इरम को बताता है, आपको हूर कहाँ से मिली? इरम आगे बढ़कर शीशे में से पट्टियों में जकड़ी अपनी जान से प्यारी दोस्त को देखती है और पीछे मुड़े शहरयार से सवाल करती है, ये बहुत लंबी कहानी है, अभी ये जानने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ ये जानने का वक्त है कि हूर कैसी है। तो बताओ ना, हूर कैसी है? इरम झट बोलती है, बस दुआ करें कि जो हूर जल्दी से ठीक हो जाए। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो झूल रही है। शहरयार इसको बताता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इसके घर वालों को इत्तला कैसे दूँ, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है, मुझे इतना पता है। शहरयार इरम से नज़रें चुराते हुए आधी सच्ची कहानी इसे बताता है। हूर के ताया का भी हूर के लापता होने की वजह से बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से इनको इसी अस्पताल एमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा। वो सब फैमिली यहीं पे है, मैं इन सबको बताकर आती हूँ, ये बोल इरम जाने लगी। अच्छा सुने, आप ये पर्ची मुझे दें, मैं ये दवाइयाँ आपको ला देता हूँ। इरम दवाइयों वाली पर्ची शहरयार को पकड़ा देती है और शहरयार वो दवाइयों वाली पर्ची लिए मेडिकल स्टोर की जानिब अपना रुख करता है, जबकि इरम भागने के अंदाज में यह खुश खबरी सुनाने के लिए इफ्तिखार अजमल के कमरे का रुख करती है। जैसे ही इरम कमरे में दाखिल होती है, फूली सांसों के साथ वो हाजरा बेगम के पास पहुंचती है। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि हूर मिल जाएगी, हूर मिल गई है। खुशी से आंसू इसकी गालों पर फिसल रहे थे। ताबिश जो अभी अभी कमरे के अंदर एंटर हो रहा था, हूर के मिलने की खबर सुनकर इसके अंदर तक सुकून सा उतर गया। वो जल्दी से इरम के सामने आता है। कहाँ पे है हूर, और तुम्हें किसने बताया हूर मिल गई है? हूर मिल तो गई है, लेकिन ये बोल इरम नज़रें झुका गई। लेकिन क्या, बताओ ना जल्दी। ताबिश बेसब्रापन से पूछने लगा। हाजरा बेगम भी उठ खड़ी हुई, जबकि इफ्तिखार अजमल दवाइयों की देर असर नींद में थे। हूर मिल गई है, लेकिन हूर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है, वो आईसीयू में है, इसको हमारी दवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अभी अभी मुझे इसके बॉस ने बताया है, इसके बॉस को ही कहीं पे और मिली। इरम बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जल्दी ले जाओ बेटा, मुझे मेरी हूर के पास जाना है। हाजरा बेगम तो वहीं पे दवाइयाँ देना शुरू हो गई थी। आंटी रिलैक्स करें, आप अपनी तबीयत ख़राब नहीं करें। क्या ये काफ़ी नहीं कि हूर मिल गई है? हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और वो जिस ट्रोमा से निकल कर आई है, अगर हम रोते हुए इसके सामने जाएंगे तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। हमें इसके साथ जो कुछ भी हुआ है इसे प्यार से हैंडल करना है, ताकि वो अपना गम अपना दुख हमारे साथ शेयर कर सके। ये नहीं कि इसको अपने अंदर दबाकर घुट फुट कर जिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इरम ताबिश और हाजरा बेगम की तरफ देखकर बोलती है, जी मैं समझ गया हूँ। वो सर हिलाता है और मुझे उम्मीद है कि तुम हूर को परेशान और तंग नहीं करोगे। इरम एक तंजिया नज़र ताबिश पर डालकर हाजरा बेगम को देखने लगी। बेटा आप दवाइयाँ नहीं लेकर आई? सॉरी आंटी, वो गलती से हूर के बॉस से मेरी टक्कर हो गई थी तो दवाइयाँ गिनकर टूट गई, लेकिन वो लेने गए हैं दवाइयाँ। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मुझे हूर के पास लेकर चलो। जब तक मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। आए आंटी, मैं आपको लेकर चलती हूँ। इरम हाजरा बेगम के लिए हूर की जानिब बढ़ जाती है। इरम हाजरा बेगम को लिए आईसीयू के करीब जाती है। हाजरा बेगम शीशे के पार से अंदर देखती है जहाँ पे हूर का ऑपरेशन चल रहा था। तमाम डॉक्टर हूर फर्जी के झुके सुरिंजों औजारों से न जाने क्या क्या कर रहे थे। हूर को इस हालत में देखकर हाजरा बेगम खुद पर काबू न रख सकी और चकरा कर नीचे गिर गई। आंटी आंटी क्या हुआ आपको? इरम बुफला ही गई थी। इसकी अभी इतनी उम्र नहीं थी कि वो इन तमाम सूरत हाल का मुकाबला कर सकती। जहाँ पर इसकी परवरिश हुई थी, जो माहौल इसको मिला गया था, इसने तो कभी ऐसी परेशानियाँ देखी भी नहीं थी जो वो कल रात से देख रही थी। अब तो इसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन वो अपनी दोस्त को यूँ बीच राह में भी नहीं छोड़ सकती थी। दोस्ती निभाना भी किसी किसी को आता है, दोस्ती निभाना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। और असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। खुशी में तो दोस्त शामिल होते ही हैं, लेकिन असल दोस्त वही होता है जो दुख में भी आपके साथ खड़ा हो, आपके दुख को अपना दुख महसूस करे। और इरम भी इन्हीं दोस्तों में से थी, जिसे ना अपने खाने पीने का होश था ना अपनी ड्रेसिंग का, जिसने कभी अपने कपड़ों पर एक बल भी नहीं आने दिया था। इस वक्त वो मट्टी से आटा शुदा कपड़े पहने, बाल बिखरे से हुए, काजल आंखों पर फैला सा हुआ था। हाजरा बेगम ने इसे सुबह काफ़ी इसरार किया था कि वो घर चली जाए, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लेकिन इसने इसकी एक नहीं सुनी कि हूर कल को ये ना बोले कि मेरी गैर मौजूदगी में वो इसके घर वालों का ख्याल न रख सकी। हाजरा बेगम को इस बच्ची पर ढेरों प्यार आया था, जो अपनी ना होकर भी इसका अपनों से बढ़कर ख्याल रख रही थी। कल से एक पल ऐसा भी नहीं था जब इरम ने इन लोगों को अकेला छोड़ा हो। इफ्तिखार जमल के इलाज का सारा खर्चा इरम उठा रही थी। आज जोया अपनी दोस्तों के साथ लंच करने के लिए करीबी रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वो सब दोस्तें एक टेबल पर बैठी खाने का वेट कर रही थी। जब जोया की एक दोस्त बोलती है, जोई वो देखो वो तुम्हारा बाम है ना। जब जोया इसकी तलकीद में देखते हुए सामने देखती है तो इनसे कुछ फासले पर अबाम किसी लड़की के साथ बैठा हंस कर बातें कर रहा था। ये लड़की कौन है इसके साथ? दूसरी दोस्त इसकी बोलती है। लड़की की पुश्त जोया की जानिब थी, इसलिए वो इसका चेहरा ना देख सकी, लेकिन अबाम के साथ किसी और लड़की को देखकर जोया अंदर तक जल उठी थी।
इसका बस नहीं चल रहा था वो वहाँ जाकर इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन पब्लिक प्लेस पर वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। अगर वो अवाम का इस लड़की को बुरा भला बोलती, अगर वो अवाम को इस लड़की को बुरा भला बोलती भी तो इसमें इसकी खुद की भी बेइज्जती थी। इतने हाई लेवल स्टैंडर्ड रखने वाली एक मामूली सी बात पर अपने शोर से झगड़ा कर रही है। लोगों को तो मौका चाहिए होता बातें बनाने का। इसने मामला घर पर हल करने का सोचकर अपनी दोस्तों के साथ बिजी हो गई, लेकिन वो अंदर से बुझ सी गई थी। शोहर का धोखा तो कोई औरत भी बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो। जोया बताया नहीं किसके साथ है जीजू, इसकी दूसरी दोस्त ने पूछा। अरे यार क्या हो गया है, किस दौर में जी रही हो? ये मॉडर्न दौर है। जैसे हम लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का पूरा हक चाहिए होता है, इसी तरह मर्दों को भी चाहिए। हो सकता है इसकी कोई जानने वाली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई मेहमान हो। छोड़ो तुम इन बातों को, हम लोग अब इतने दिनों के बाद इकट्ठी हुई हैं, चलो गपशप करते हैं, खाना खाते हैं। जोया सब का रुख वहाँ से हटाकर बातों में लगा गई। लेकिन वो अपना मन कैसे हटा देती जो बार बार पलट कर अवाम की जानिब जा रहा था। इससे सही तरह से खाना भी नहीं खाया गया था। तानिया यह सब कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन अगर जोया इस मामले को दबाना चाह रही है तो वो इसको नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो भी चुप रही, खाना खाने लगी। खाने के बाद सब दोस्तें वहाँ से निकलते ही शॉपिंग के लिए निकल गई। जी भरकर शॉपिंग करने के बाद तानिया और जोया अलग गाड़ी में और बाकी सब अपने अपने घरों को चले गए। जूही, तुमने अवाम को जब किसी लड़की के साथ देखा तो वहाँ पर टोका क्यों नहीं? तानिया जोया की तरफ देखकर इससे पूछती है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं पब्लिक प्लेस पर तमाशा करती, अपना भी तमाशा बनाती? तुम्हें पता है मेरे बाबा को पूरा शहर जानता है और ये मीडिया में अगर ख़बर चली जाती तो क्या होता? अगर ये खबर झूठ ही हुई तो? और मीडिया ने इस खबर को मज़ीद मिर्च मसाला लगा कर उछालना था। मैं नहीं चाहती ये छोटी सी बात पीछे मेरे बाबा को परेशानी हो, और ये हमारा मियाँ बीवी का मसला है, इसको मैं ख़ुद घर पर हल कर लूँगी। अगर अवाम सच में मुझे चीट कर रहा है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वो आंखों पर चश्मा लगाते हुए पुरअज़म लहजे से बोली। तानिया बस इसको देख कर रह गई। नावल जारी है। एपिसोड कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली हर वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।